क्या जरूरत है? यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, जिसको इसको ऊंचा सुनाई देता है वो ज्वाइन कर लो। कल हम लोग कहाँ तक देखे थे? क्लिपबोर्ड। अच्छा, हम लोग रिबन देख रहे थे, होम टाइप का रिबन। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ठीक है, तो हम लोग देखे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, उसके बाद देखे क्विक एक्सेस बार, ठीक है, टाइटल बार, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद अब सीधे हम लोग आ जाते हैं रिबन पे। तो रिबन का लेफ्ट साइड का पहला जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बारे में हम लोग क्या बात किए थे कल? अच्छा, एक ही बताओ, सुर में और नॉइज में, शोर में क्या अंतर है? संगीत में और शोर में क्या अंतर है? तो अभी मेरे सवाल का तुम जवाब दिए, तो संगीत में था या शोर में था? समझ में नहीं आया। तरीका हम क्या बताए हैं कि जब रिप्लाई करना हो तो हैंड रेज करना है, उसमें से हम सबसे होशियार बच्चे को चुन लेंगे। तुम बताओ, ठीक है ना? प्रोटोकॉल को फॉलो करो, ठीक है? संगीत रहने दो, शोर मत मचाओ, ठीक है? तो तुम बोलो क्या था, क्लिपबोर्ड के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग कल? मेमोरी का वो एरिया जो कट कॉपी पेस्ट में यूज होता है, जो कट कॉपी पेस्ट में यूज होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है तुमको कि क्लिपबोर्ड कितने कट कॉपी, कितने नंबर ऑफ कट और कॉपी को स्टोर करके रखता है? 24। लेकिन पेस्ट ऑप्शन जो है मेरा वो सबसे लास्ट जो है, जो सबसे रिसेंट है उसके उस कट या कॉपी को, मतलब हमारे क्लिपबोर्ड के टॉप पे जो है, तुम लोग पढ़े हो स्टैक और क्यू से पढ़े हो? स्टैक क्यू डेटा स्ट्रक्चर हुआ है तुम लोग कभी? नहीं ना, ठीक है। तो जो लास्ट क्लिपबोर्ड में जो लास्ट इन हुआ है उसी को वो पेस्ट करेगा, ठीक है? 24 के बारे में पिछले क्लास में तुम नहीं थे? अच्छा, हम लोग 24 के बारे में ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो हम कुछ सेलेक्ट किए, कंट्रोल एक्स किए या कंट्रोल सी किए, मतलब कॉपी किए या कट किए, तो वो कहाँ स्टोर हो गया? हमारे डॉक्यूमेंट में से। एक्सेल के केस में वो पेस्ट होने के बाद डिसअपियर होता है, लेकिन हर जगह तुम देखोगे तो वो डिसअपियर हो गया। जहां से कट किए वहां खत्म हो गया, कॉपी किए तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका एक इमेज, उसका वो डेटा एक कॉपी हो गया मेमोरी में, ठीक है?
तो हम मान लो कि 24 बार अगर हम कॉपी किए तो 24 बार, ठीक है, 24 टाइम्स, तो 24 बार कॉपी हुआ, ठीक है। अब 24th टाइम, जो लास्ट टाइम जो 24th कॉपी किए हैं, अब हमारे पास क्लिपबोर्ड में 24 डेटा कॉपी किया हुआ है, ठीक है, या तो कट से आया हो या सिर्फ कॉपी से आया हो, ठीक है। देखिए हमारे क्लिपबोर्ड में 24 डेटा आइटम है। अब हम जब पेस्ट करेंगे तो सबसे पहला, सबसे लास्ट अभी जो जो कट कॉपी किए थे वही पेस्ट होगा। लेकिन अगर हम क्लिपबोर्ड को खोलेंगे, क्लिपबोर्ड को अगर खोल के देखेंगे तो हमको ऑल 24 आइटम्स दिखेगा, हमको ऑल 24 आइटम्स दिख जाएगा। अगर हम कंट्रोल बी या पेस्ट ऑप्शन को ना यूज करके हम उसमें से अगर सेलेक्ट करना चाहें तो हम अभी से पहले का, रिसेंट वाला नहीं, उसके पहले का कट या कॉपी को के डेटा को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोग देख चुके थे कि एक शीट पे इतना नंबर ऑफ सेल होता है, ठीक है। और क्या इतना नंबर ऑफ सेल, ऐसा कोई काम हो सकता है जिसमें ये कम पड़ जाए? ऐसा शायद ही कभी हो, मतलब हमको लगता है कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इतने नंबर ऑफ सेल में, मतलब इतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में किसी तरह का कोई डेटा एनालिसिस आप करें और ये कम पड़ जाए, ऐसा संभव नहीं लगता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि छोटा पड़ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को, उस पूरे का पूरा जो वर्कशीट है उसको 2 शीट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर यहाँ तक पहुंच जाते हो तब, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुंच जाते हो तो हम, अब कोई बोले कि हम एक शीट में 10 साल का हम अकाउंट्स बनाएंगे अपना, महीना महीना में, ठीक है। मतलब सन 2000 से स्टार्ट करो, जनवरी 2000, फरवरी 2000, ऐसे करते करते आज आओगे और ऐसे ऐसे करके तुम बनाओगे तो हो सकता है कि ये कम पड़ जाए, ठीक है। खैर, जब बेकार बात है, कभी नहीं कम पड़ेगा ठीक है। क्या था? क्या है जी, एक शब्द बताओ। लास्ट कॉलम है, हाँ। एक्सेल जो है हमारा, रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कह रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये सब जो छोटा छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये सेल है, और हर सेल का एड्रेस होगा। हर सेल का एड्रेस कैसे निकालेंगे, उसका, उस कॉलम का नेम लेंगे यहाँ से, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ABCDEFG जेड, जेड के बाद फिर AB AC ऐसा शुरू होगा। और जो हमारा रोज है वो कैसे देखे थे हम लोग, 1 2 3 4 सिंपल नंबर होगा। तो सबसे पहले कौन सा, क्या लेंगे हम एड्रेस में, कॉलम की रो, सबसे पहले कॉलम लेंगे, फाइन। तो हम किसी सेल को, जैसे ये सेल जो सेलेक्ट है, इसका अगर एड्रेस पूछे तो यहाँ से E आएगा और यहाँ से 8 आएगा, E8 आएगा, E8, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो लेफ्ट फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हो, एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है, ठीक है। अगर बहुत बहुत बड़ा तुम अगर कुछ बना रहे हो और बहुत सारा डेटा एकदम पूरा बोलते ना घिच पिच हुआ है, तो उसमें अगर तुमको मान लो सिलेक्ट किए हो तो कौन ऐसा निशाना बैठा के जाएगा कॉलम के पास, ऐसा निशाना नहीं आएगा, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करना है तुमको, जो सेल सेलेक्ट करोगे उसका वो एक्टिव सेल एड्रेस पे वो एड्रेस दिखेगा, ठीक है। तो अब जब हम इसको, इस पूरे शीट को लेफ्ट हैंड साइड स्क्रॉल करें, मतलब हम राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं, तो लास्ट कॉलम मिलेगा हमको। तो लास्ट कॉलम क्या मिलेगा, अगर हम डाउनवर्ड स्क्रॉल कर रहे हैं तो लास्ट रो क्या मिलेगा, ठीक है। तो वही है, लास्ट कॉलम जो मिलेगा XFD मिलेगा। अगर काउंट करोगे कॉलम को 1 2 3 4 5 करके तो टोटल 16,384 कॉलम मिलेगा, ठीक है। सारे वर्षन में एक जैसा है, सारे वर्षन में एक जैसा है। और अगर लास्ट रो की बात करें तो लास्ट रो मिलेगा हमको 1048,526, ठीक है। अगर हमको नंबर ऑफ सेल निकालना होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एक रो में 16,384, तो दो रो में 16,384 गुने 2, इतना रो में तो 16,384 गुने दिस फिगर, ठीक है। तब ये वाला वैल्यू आएगा नंबर ऑफ सेल का। ब्रजेश क्लियर है? ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे ना फीचर्स।
ठीक है, मोर ऑप्शन भी देख लिए हम लोग कि हर ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि जो हर रिबन के ग्रुप में देखोगे, रिबन जो का जो हर ग्रुप है उस ग्रुप में राइट लोअर साइड में एक छोटा सा एरो दिखेगा, वो किस लिए है? उस ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के लिए, मोर ऑप्शन के लिए, मोर ऑप्शन फ्रॉम दैट ग्रुप। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्लिपबोर्ड के बाद वाले टैब में आते हैं, जो उस होम टैब का ही रिबन है, रिबन का नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा वो था फॉन्ट टैब। ठीक है, फॉन्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फॉन्ट? बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग के पास एक तरह का हैंड राइटिंग है, हम जब लिखेंगे तो उसी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर के पास कितने तरह का हैंड राइटिंग है? जितना फॉन्ट इंस्टॉल है, जितना फॉन्ट इंस्टॉल है उतने तरह का वो उस पैटर्न में राइट करेगा। ठीक है, तो हो गया हमारा फॉन्ट। तो फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे फॉन्ट से, और फॉन्ट सिलेक्ट करने के पहले जिस सेल का फॉन्ट चेंज करना है वो सेल सिलेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम फॉन्ट में जाके जो फॉन्ट लिखेंगे वो फॉन्ट मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट उस फॉन्ट में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ फॉन्ट का नाम बताओ अगर जानते हो तो। टाइम्स न्यू रोमन, टाहोमा, कुरियर, कुरियल बोल्ड। ठीक है, अच्छा बहुत सारा फॉन्ट है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं हम लोग टाइम्स न्यू रोमन और टाहोमा। मेरा जो फेवरेट फॉन्ट है वो टाहोमा है। टाहोमा मतलब ये चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा मत सोचना। हाँ बिल्कुल, हाँ तो जैसे काम करना शुरू करोगे तो फॉन्ट तुमको याद हो जाएगा कौन सा फॉन्ट है। कहीं कहीं पे होता है क्या कि किसी फॉन्ट में लेटर के बीच का स्पेसिंग जो होता है ना, करेक्टर स्पेसिंग ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, कोई किसी में छोटा होगा, हाइट बड़ा होगा, है ना, ऐसा करके। हाँ, और बहुत सारा कर्ली हैंड राइटिंग वाला फॉन्ट भी है, स्क्रिप्ट वाला जो जितना है वो सब। तो खैर, फॉन्ट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, फॉन्ट का साइज कितना बड़ा कितना छोटा। ठीक है, एक सवाल है, सवाल यह है कि हम फॉन्ट का साइज बढ़ाएं या उसका हम जूम बढ़ा दें, दोनों में बड़ा होगा। मान लो हम एक सेल में लिखे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब उसका हम साइज बढ़ा रहे हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा रहे हैं या हम जूम का परसेंटेज बढ़ा दिए, दोनों में तो बड़ा हो जाएगा वो। तो दोनों के बड़ा होने में क्या अंतर है? टेबल का कहाँ बात हो रहा है, हम तो सेल की बात कर रहे हैं ना, एक्सेल में जो सेल है। जूम करने का पूरा जो सीट रहेगा उसका साइज बढ़ेगा। हाँ, और ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखो, जूम जो होता है ना, जूम क्या है कि अब हम मान लो कि हम लोग फोटो खींच रहे हैं, फोटो लिए हैं और हम जूम करेंगे तो वो चीज बड़ा होगा, है ना। तो हम चीज को बड़ा कर रहे हैं फोटो में कि सही में? फोटो में बड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो चूहा है, भले यहाँ से देखने में हमको बिलाई दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन है वो चूहा। तो यहाँ पे अगर तुम जूम करोगे
जूम करोगे तो वो तुम्हारे विजिबिलिटी को वो बड़ा करेगा। वो जूम जैसे हमारा कैमरा जूम करता है वैसे जूम करेगा। मोबाइल के स्क्रीन पे ऐसे हाथ तक ऐसे कर देते हो तो बड़ा हो जाता है ना। इसका मतलब थोड़ा कि जो जो ऑब्जेक्ट जिसको तुम देख रहे हो बड़ा हो गया, नहीं हुआ तो जूम वही है। जूम वही है, आभासी प्रतीत कराता है कि वो बड़ा हो गया। ठीक है, प्रिंट करोगे अगर हम उसको 200% जूम कर दें और फॉन्ट का साइज हम रखे थे 8 और हम प्रिंट करोगे तो 8 ही प्रिंट होगा, जूम वाला साइज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट करोगे तो चूहा ही प्रिंट होगा, देखने में भले बिल्ली लग रहा है। तो जूम और फॉन्ट साइज में अंतर यही है। ठीक है, हमारे पास वहीं पे फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए भी बटन दिया गया है। कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी सेल में कुछ मैटर अगर लिखना है तो हमको नहीं पता है कि वो 11 में होगा, 12 में फिट करेगा या 14 में फिट प्रिंट करेगा, हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम कभी अगर मान लो बार बार लिखेंगे फॉन्ट और बार बार हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में अगर हमको ये आइडिया नहीं है कितना बड़ा फॉन्ट होना चाहिए तो हमको इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट दोनों का बटन वहां पे दिया गया है। ठीक है, एक बार इंक्रीज करके देखो, नहीं थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, जैसे फोटो खींचते समय बोलते हैं स्माइल करो, थोड़ा सा और करो। ठीक है, थोड़ा सा और करो। तो ठीक उसी तरह से इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट को हम वहां से कर सकते हैं। अगर तुमको पता है कि नहीं हमको सबका सब 12 फॉन्ट पे रखना है तब इंक्रीज क्या है करना है, सीधे वहां सिलेक्ट करो, वहां पे 12 टाइप कर दो। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट हो गया, ठीक उसी तरह डिक्रीज फॉन्ट हो गया। और कुछ फॉन्ट का स्टाइल भी है। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये 3 स्टाइल हो गया, इसके अलावा भी है। ठीक है, अब ये बताओ कि बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन ये 3 स्टाइल है, तीनों में से कोई एक कर सकते हैं कि तीनों में से एक से ज्यादा कर सकते हैं या तीनों कर सकते हैं? तीनों कर सकते हैं, वाह बहुत अच्छे। हाँ, तुम्हारा सवाल क्या था? फॉन्ट साइज का यूनिट जैसे सर मतलब 12 है या 13 है, मेमोरी से छेड़ता है ना, तो इसमें सेंटीमीटर में कि मिलीमीटर में क्या मन में 12 है तो क्या मेमोरी छेड़ता है, अगर 15 देखो ये ऐसा यूनिट नहीं है। अगर तुम किसी फॉन्ट में तुम बात करोगे उसका 10 नंबर किसी फॉन्ट के 12 नंबर से बड़ा दिखेगा तुमको। ठीक है, हम लोग करके दिखाएंगे तुमको। कोई कोई ऐसा फॉन्ट है जिसका जो किसी दूसरे फॉन्ट के बोल्ड से ज्यादा बोल्ड नॉर्मल में लगेगा। ठीक है, तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मान लो हम एमएम में और किसी किसी यूनिट में उसको डिफाइन कर दे तो किसी भी फॉन्ट का वो साइज उतना ही उसको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बॉर्डर हो गया, जब हम सेल को बॉर्डर करेंगे, अभी करके देखेंगे तो और समझेंगे। फिल कलर एंड फॉन्ट कलर। फिल कलर का मतलब है कि सेल में कौन सा कलर फिल कर देंगे, मतलब बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और फॉन्ट कलर मतलब ऐसे कह दिए, कंधा कंधा पे सर रख के सिर्फ रोया जाता है, लेक्चर नहीं सुना जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे तुम लोग को दिखे इसलिए इसको जूम कर रहे हैं थोड़ा सा। तुम लोग को तो दिखेगा लेकिन जो मोबाइल पे देख रहे हैं बच्चों लोग, क्या लिखे बताओ? हेलो वर्ल्ड, आदत है हेलो वर्ल्ड लिखने का, है ना? सी हो, जावा हो, पाइथन हो, हेलो वर्ल्ड। तो एक्सेल को क्यों छोड़े, एक्सेल में भी हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब ये तो हो गया मेरा। अब देखो इसको हमको यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, साइज 11 ही रखते हैं और यहाँ से हम लेके आते हैं टाइम्स न्यू रोमन। टाओमा, देखो ये वाला, यही टाओमा बोल रहे थे तुमको अभी। ठीक है, थोड़ा सा साइज ही बड़ा हुआ और थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया, थोड़ा सा डार्कन भी हो गया पहले से। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ये छोटा हो गया, साइज अभी भी 11 ही है, साइज अभी भी 11 है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है,
ज्यादातर बुक में तुमको यही वाला फॉन्ट मिलेगा बुक्स में, ठीक है। ओके, यहाँ के बाद हम लोग बात किए कि इसका साइज इसका अगर हम बढ़ाएं 14 कर दे, और यहाँ पे जो तुम देख रहे हो यही इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट, ठीक है। इसको इंक्रीज करना है ये, हाँ अब नहीं, थोड़ा और बड़ा, ठीक है। और छोटा करना है तो यहाँ से छोटा, ठीक है। और इसके बाद हो गया बोल्ड, इटैलिक, ब्लू। ये अगर हम बोल्ड कर दिए तो यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये काम हो गया। ये दो कलर देख रहे हो, ए मतलब इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसके नीचे कलर है, इसका मतलब ये फॉन्ट कलर है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरा का पूरा लेटर का कलर चेंज हो जाएगा, पूरा फॉन्ट का। ठीक है, यहां तक तो काम हो गया। ये वाला अब कलर में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग ये कलर देख रहे फॉन्ट कलर को। फॉन्ट कलर यहाँ रेड दिख रहा है, तो मतलब जो एक्टिव जो सिलेक्टेड कलर है वो फॉन्ट के लिए वो रेड है। अगर इसके अलावा कोई कलर चाहिए तो उसके ठीक बगल में एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से सारा कलर पैलेट दिखेगा तुमको। अगर यहाँ पे भी कोई कलर पसंद नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई कलर पसंद नहीं आता है, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, मोर कलर पे आएंगे, ठीक है। और खासकर गर्ल्स लोग को तो पक्का पसंद नहीं आएगा, है ना। हम लोग ठीक है तो अच्छा यहाँ देखो, मान लो कि कलर नहीं पसंद आया तुमको, तो क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉप डाउन से यहाँ से मोर कलर करेंगे, पूरा कलर मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर कलर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो कस्टम में आ जाओ। कस्टम में आ जाओ तो यहाँ बहुत सारा कलर है। कैसे यहाँ से कलर बनता है ये देखो। मान लो तुमको चाहिए ग्रीन का कोई शेड चाहिए, यहाँ ग्रीन यहाँ पे आ रहा है तो किसको क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे उस जो सिलेक्ट किए उसका अलग अलग शेड आएगा, मतलब नीचे बढ़ोगे तो डार्क, ऊपर बढ़ोगे तो लाइट, ठीक है। यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और कि जितना भी कलर बनता है, हम लोग पता है तुम लोग को कि सारा का सारा कलर सिर्फ 3 कलर RGB मिला के बन जाता है, हाँ? तो RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इसका वैल्यू जो होता है 0 से 255 होता है, और उसके लिए हम लोग को 8 बिट यूज करते हैं उस कलर को शो करने के लिए। 8 बिट 2^8 256, मतलब 0 से 255, ठीक है। तो 8 बिट R के लिए, 8 बिट G के लिए और 8 बिट B के लिए, मतलब टोटल कितना हुआ 24 बिट, ठीक है। तुम लोग जब अगर ब्रश में काम, पेंट ब्रश में अगर काम करते होगे पेंट में, तो जो उसमें जब कुछ डायग्राम बना के सेव करते होगे तो उसमें लिखता होगा BMP, बीट मैप पिक्चर, ब्रैकेट में लिखता है 24 बिट, ठीक है। और भी हमारे पास कलर के लिए और भी तरीका है। जैसे देखो यहाँ पे कलर मॉडल RGB है, हम HSL भी यूज कर सकते हैं, यू स्टार्ट लूम, ठीक है। इसको मिला के भी हमारा कलर बनता है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ RGB ही भी एक मॉडल है, और भी मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट RGB है। अगर कोई कलर है उसका RGB वैल्यू तुमको पता है, तो तुम डायरेक्टली कोई कलर सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से RGB का वैल्यू सिर्फ वो कर देना है। मान लो हम रेड में लिखते हैं 200, ग्रीन में लिखते हैं, क्या हो गया, ग्रीन में लिख देते हैं हम लोग 150, और ब्लू में लिख देते हैं 10। तो जो कलर बनेगा वो ये बनेगा,
ठीक है। अब आओ बैकग्राउंड कलर पे। बैकग्राउंड कलर के साथ भी सेम वही बात है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में ये वाला जो है एक जग जैसा है, उसके अंदर रंग है, गिरा दिए, ठीक है। तो किस में गिराओगे? जो सेल मेरा सिलेक्टेड है उस सेल के अंदर गिरा देना है, ठीक है। तो एक्टिव सेल ये है, और जैसे ही इसको क्लिक करोगे इसके अंदर वो कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मेरा हो गया। और सेम कलर ऑप्शन यहाँ वही मिलेगा जो अभी हम लोग को फॉन्ट में मिला था, ठीक है। मोर ऑप्शन, कस्टम, एवरीथिंग। आरजीबी तुमको पता है तो डायरेक्टली वहां से तुम आरजीबी पिक कर सकते हो। अच्छा, मान लो आरजीबी अगर सब 255 कर दे तो क्या होगा? व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट। और ब्लैक जो है, ब्लैक एक्चुअली ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक कोई कलर नहीं है। हम जो प्रकाश का 7 रंग पढ़ते हैं उसमें काला पढ़ते हैं क्या? है? जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, बैठ जाओ, जिस तरह से बात करते हैं ना कि हम लोग फिजिक्स में, तुम लोग हीट पढ़े होगे, हीट, हीट पढ़े हो? कोल्ड पढ़े थे क्या? कोल्ड, एब्सेंस ऑफ हीट इज कोल्ड, कह सकते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह से एब्सेंस ऑफ लाइट इज ब्लैक, डार्क। जिस सतह पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और सारी अवशोषित हो जा रही है, वहां से कोई प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब हमरे आंख को वो वहां अंधेरा दिख रहा है, हमारे आंख को वहां पे अंधेरा, डार्क दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब नो प्रकाश, मतलब जीरो, जीरो कर दो रेड पे, जीरो कर दो ग्रीन पे, जीरो ब्लू पे, ठीक है। हो गया मेरा ये अंधेरा, अंधेरा का कलर ब्लैक, ठीक है। गुड, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग ये बात किए थे कि अगर इस ग्रुप का बात करो तो इस ग्रुप में जितने ऑप्शन हैं सब हमारे रिबन में दिखेंगे। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसको स्थान नहीं दिया गया होगा, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली टाइप के नहीं होंगे। अगर उसको यूज करना है तो हमको मोर ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, और मोर ऑप्शन पे जो हमको मिलेगा ये सब मिलेगा। इसमें से तो फॉन्ट हम यूज कर ही पा रहे थे, फॉन्ट स्टाइल भी यूज कर रहे थे, साइज भी यूज कर रहे थे, कलर भी यूज कर ही ले रहे थे, ठीक है। अंडरलाइन, सिंगल डबल, ये वाला हमको वहां नहीं मिल रहा था, है ना। तो सिंगल डबल करना है, सिंगल अकाउंटिंग करना है, ये सारा का सारा यहाँ से लोग कर सकते हैं, और जो करेंगे उसका प्रीव्यू हमको यहाँ दिखेगा, ठीक है। और चीज यहाँ पे एक 3 चीज और मिल रहा है, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमको इस डायलॉग बॉक्स को खोलना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। ये क्या है अभी हम लोग देखेंगे उसको। सिंगल अकाउंटिंग में अगर मान लो ऐसे करते हैं तो देखो ये सिंगल अकाउंटिंग है और ये डबल अकाउंटिंग है, ठीक है। और ये अगर सिंगल बात करें तो ये कुछ लेटर से ज्यादा करीब है, ठीक है। और अकाउंट्स वाला बात करते हैं तो वह थोड़ा सा दूर है, अंदर इतना ही है, ठीक है। अंडरलाइन एक तो एकदम सटा हुआ और थोड़ा सा दूर वाला जो है वो अकाउंटिंग वाला है। स्ट्राइक थ्रू कहने का मतलब कुछ लिखते समय गलत हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार रंग देते हैं इसे करके, हाँ, जस्ट सिंगल, जस्ट स्ट्राइक वंस, ठीक है। तो वैसा अगर हमको कुछ करना होगा तो हमको क्या करना है, यूज करना है, ये यूज करना है। तो ये हमारा इस तरह से कर गया, ठीक है। अब क्या है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या है कि अगर मान लो हमको कुछ टेक्स्ट लिखना है, उसमें से किसी टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है, जैसे हम लोग इक्वेशन में पावर लिखते हैं x⁻y या 5⁻2, ठीक है। तो उस 2 को लिख के उसको सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट लिख दोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक उसका अपोजिट, उसको नीचे लेके आना है, हमको H2O लिखना है, ठीक है। H2O लिखना है या log base 2 जो लिखते थे वैसा कुछ लिखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा स्लाइड नीचे लेके जाना पड़ेगा। और नीचे लेके जाने के लिए क्या है मेरे पास, सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया
फॉन्ट टैब। इसके बाद है मेरा अलाइनमेंट। इसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को कैसे अरेंज करें, हाँ, कैसे उसको, कैसे उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, मतलब एज से, अगर साइड एज की बात करें, साइड एज से हमारा अलाइनमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा देखो एमएस वर्ड में अगर तुम लोग देखे होगे तो वहां कितने तरह का अलाइनमेंट होता था? चार। कौन बोला चार? सिक्स। कौन कौन? एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, ये तो हम बताएंगे तब पूछेंगे ना। एमएस वर्ड पूछ रहे हैं। एमएस वर्ड में लेफ्ट अलाइन होता था, राइट अलाइन होता था, सेंटर अलाइन होता था, और एक जस्टिफाई होता था। जस्टिफाई, ठीक है। लेकिन अब वहां पे क्या था कि हम उसको लेफ्ट मार्जिन से के करीब रखेंगे तो लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट मार्जिन के पास रखेंगे तो राइट जस्टिफाइड, दोनों के बीच में रखेंगे तो सेंटर। ओके, यहां पे मेरे साथ क्या है कि हम एक सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे ये रूम है, इस रूम में किसी सामान को रखना है तो हमारे पास कितना एज है जिससे हम अलाइन कर सकते हैं। एक तो साइड वॉल होगा, ठीक है, और दूसरा फ्लोर और रूफ भी होगा ना। तो हम दो तरह का अलाइनमेंट हम बात करते हैं एक्सेल में। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और दूसरा होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। कैसे देखेंगे हम लोग? देखो, इसको सेल को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अलाइनमेंट समझ में आए। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है काला। ओके, दिख रहा है तुम लोग को? तो अगर मान लो ये एक उसी तरह का कमरा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, जिसका मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट है, राइट है और सेंटर है। कौन सा है ये? लेफ्ट अलाइन है। लेफ्ट अलाइन है। अगर हम टॉप, मिडिल और बॉटम की बात करें तो बॉटम में है। तो हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सीखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे वर्टिकल का, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो 3 अलाइनमेंट दिया गया है। बहुत गौर से देखोगे तो समझ जाओगे कि कौन सा अलाइनमेंट क्या बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइन है, ये हमारा सेंटर वाला है, और ये हमारा राइट अलाइन है। इसको मान लो सेंटर क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। अगर राइट करेंगे तो राइट चला जाएगा। सेंटर में रखते हैं, ठीक है। अब हमको वर्टिकल वाला अलाइनमेंट करना है। वर्टिकल अलाइनमेंट ये है मेरा, ये वाला है मेरा टॉप अलाइनमेंट, और ये है मिडिल, और ये है बॉटम वाला, ठीक है। मान लो इसको हमको ठीक सेंटर में करना है तो हॉरिजॉन्टल भी करना पड़ेगा, मिडिल सेंटर, और वहां से करना पड़ेगा मिडिल। तो यहां से दोनों हो जाएंगे तो ये मेरा एकदम बीच में आएगा, ठीक है। तो अलाइनमेंट कितने तरह का? 2 तरह का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। और हर अलाइनमेंट में 3 तरह का तो हो गई। जस्टिफाइड वाला बात यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के लिए तो है नहीं। सेल तो ऐसे भी आपको जस्टिफाई करिए देगा, है ना। ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा। अभी तो हम लोग जितना टेक्स्ट लिखते हैं सब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, सब लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखते हैं। अगर कहीं पे हमको मान लो हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और हमको यहाँ पे उसका मंथ लिखना है ना, कुछ डेटा है और कुछ डेटा को हमको वर्टिकल लिखना है ऐसे। अगर मान लो कुछ हम चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट में ऐसे ऐसे करके एंगल पे कुछ लिखना है, तब क्या करेंगे? हमको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड सिलेक्ट है, ठीक है, ये है हमारा एक्टिव सेल का एड्रेस, तो यही बता रहे थे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम आते हैं ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन पे जब क्लिक करोगे तो एंगल
काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करना शुरू होगा, जहां तक तुमको मूव कराना है कराओ, उसका छोड़ दो। ये एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, और ये सारा का सारा हमारा, जैसे मान लो वर्टिकल टेक्स्ट करते हैं तो वर्टिकल टेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको अगर एंगल पे करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा ओरिएंटेशन हो गया, ओके। ये क्या है, ये हमारा इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए है। काय गायब हो गया। अच्छा स्क्रॉल स्क्रॉल को यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं, इंडेंट बढ़ाने का आने का मतलब होता है कि दीवार से, मतलब जो सेल का एज है उससे टेक्स्ट कितना दूर है, उससे टेक्स्ट कितना दूर है। और तुम लोग अभी तो पाइथन किए हो ना, पाइथन में हम लोग देखे थे कि जो कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे ब्लॉक करने के लिए, उसमें हम लोग इंडेंट एक इंडेंट बढ़ा देते थे, ठीक है। तो इंडेंट बढ़ाने का मतलब यही है कि वहां पे तो सेल की बात नहीं थी, तो हम लोग बोलते थे साइड से हमारा कितना दूर हो रहा है वो इंडेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल की बात करेंगे कि सेल से कितना दूर है। ये जो जगह देख रहे हो सेल के बाद, तो एज, सेल का जो एज है और एज के बीच का दूरी है, अगर तुम उसको बढ़ाना चाहते हो तो हम बोलेंगे कि हम चाहते हैं इंडेंट इंक्रीज करना, ठीक है। तो मान लो इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं और देखो एरो दिया गया है, ठीक है। ये एरो राइट साइड के लिए है, मतलब इंक्रीज कराएगा, तो जैसे जैसे करेंगे तो ऐसे से इंक्रीज होगा। ये सेंटर नहीं हो रहा है, ये हम इसका अलाइनमेंट बात करोगे तो ये अलाइनमेंट हमारा अभी भी जो पहले था वही है, सिर्फ हम एज और लेटर के बीच का जो टेक्स्ट है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। डिक्रीज करोगे तो वो वापस घटना शुरू हो जाएगा, और ये मिनिमम है। सर जैसे वर्ड में टैब से भी करते हैं, नहीं, टैब से करोगे तो सेल टू सेल अगर हमको हाँ स्विच करना है तो उसके लिए टैब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसके लिए टैब इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए भी कुछ ना कुछ शॉर्टकट तो होगा ही, ऐसा नहीं है। हम लोग शॉर्टकट भी एक बार जब सबका शॉर्टकट देखेंगे तो इसका भी शॉर्टकट हम लोग उस समय देख लेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। ओरिएंटेशन हो गया। रैप टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर, अलाइन राइट, रैप टेक्स्ट सुविधा क्या है दिखाते हैं। इसके बाद था डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर देख लेते हैं, और एक क्या था, रैप टेक्स्ट, ओके। रैप टेक्स्ट कहने का मतलब, रैप टेक्स्ट कहने का मतलब ये हुआ अब देखो हम ये जो टेक्स्ट लिखे हैं ये किस सेल में लिखा गया है, I4 में। और ऐसा नहीं है कि I4 का सेल जो है हेलो IM तक है, ये पूरा टेक्स्ट यहाँ दिख रहा है। I4 में क्या लिखा गया दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा स्पैन कर जा रहा है अगले कॉलम तक। तो इस स्थिति में अगर हम इस कॉलम में अगर कुछ लिखना चाहें
अभी जैसे मान लो इस कॉलम में डबल क्लिक किया, एक्टिव हुआ तो ये तो खाली हो गया, इसके अंदर लिखा हुआ नहीं था। इसके अंदर कुछ लिख देंगे, मान लो इसके अंदर लिख देते हैं 123, ठीक है, तो ये तो चला गया मेरा। जब तक ये खाली था तब तक तो इसको इंक्रोच किए हुए था, अगर इसमें कोई वैल्यू तो छूट गया मेरा। तो हम क्या करेंगे, तो हम उस सेल को कहते हैं क्या कि जहां तक आपका बाउंड्री है वहां तक तो आप दिखिएगा, उसके बाद वाला टेक्स्ट को नीचे वाला लाइन में दिखा दीजिए, ठीक है। वो टेक्स्ट जो है उसके बाद से वो स्लैश एन वाला, मतलब एंटर प्रेस करते पे जो नेक्स्ट लाइन आता था वैसा विद नेक्स्ट लाइन में वो डेटा आने लगेगा, ठीक है। तो ये मान लो हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दे तो हमको वो चीज दिखने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर तुम्हारा सेल का साइज एकदम सिंपल बाय डिफॉल्ट वाला साइज है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखे और उसको तुम रैप टेक्स्ट कर दिए, तो रैप टेक्स्ट तो कर दिए लेकिन तब भी नहीं दिख रहा है, तब क्या करना पड़ेगा हमको, रो का हाइट बढ़ाना पड़ेगा। रो का हाइट बढ़ा देंगे तो वो दिख लगेगा, ठीक है। तब था मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, अगर मान लो हमको यहाँ पे इतना दूर में कुछ लिखना है, इतना दूर में, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सारे सेल को मर्ज करने का मतलब ये है कि सारा सेल का जो बाउंड्री है वो खत्म हो जाएगा और इतना बड़ा सेल हमको मिल जाएगा। और मर्ज और सेंटर ऐसे किए तो ये मर्ज हो गया, और यहाँ कुछ भी लिखोगे, जैसे हम लिखते हैं अकाउंट्स ऑफ 2020-21, ठीक है, इसको हम इसको सेंटर कर दिए, ठीक है। अब हाँ देखो, ये हम लोग कहाँ किए हैं, सी से शुरू किए हैं और जे तक का ले गए हैं, और टोटल 5 रो को मर्ज किए हैं। अभी कौन पूछा कि इसका एड्रेस क्या होगा, देखो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, हमको एक्टिव सेल में क्या एड्रेस दिख रहा है, C1, मतलब कि जो जितना सेल आप मर्ज कर रहे हैं उस सेल में लेफ्ट अपर कॉर्नर का जो सेल होगा वही सारे सेल का एड्रेस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आओगे तब तुमको डी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आओगे तो सब सी मिलेगा, ठीक है। और क्या था, बॉर्डर भी था क्या, ठीक है। और मोर ऑप्शन में क्या होगा कि हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये मोर ऑप्शन में हमको आ जाएगा, रैप टेक्स्ट हो गया, श्रिंक टू फिट हो गया कि श्रिंक हो गए फिट कर जाओ, मर्ज सेल हो गया, जो सेल मर्ज किए हम लोग, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मर्ज और सेंटर में 2 कमांड है, तो मर्ज करना है और मर्ज करने के बाद जो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेटिंग था, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट था, उसको सेंटर भी कर दिए, ठीक है। तो मर्ज अक्रॉस भी है, मर्ज में और भी है, हम देखेंगे हम लोग। रैप टेक्स्ट हो गया, श्रिंक टू फिट हो गया, यहाँ हॉरिजॉन्टल जनरल है और वर्टिकल में इंडेंट 0, जो अभी हम लोग इंडेंट बढ़ा रहे थे घटा रहे थे वो था, और ये ओरिएंटेशन था टेक्स्ट का, ठीक है। और टेक्स्ट डायरेक्शन कंटेक्स्ट राइट टू लेफ्ट, जैसे किसी फॉन्ट में हम लोग राइट टू लेफ्ट भी लिखते हैं, उसके लिए श्रिंक टू फिट कहने का मतलब कि वो डेटा जो है हमारा श्रिंक, मतलब हर लेटर के बीच, हर कैरेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको श्रिंक कर देंगे, उसको श्रिंक कर देना, जैसे इसको दिखाते तुमको, अकाउंट्स, हम लोग आ गया अलाइनमेंट में और यहाँ लिख दिए श्रिंक टू फिट,
ठीक है, तो ये श्रिंक होके फिट हो गया, फॉन्ट भी छोटा नहीं हुआ और फॉन्ट छोटा हुआ ऐसा नहीं है, छोटा कैसे हो, फॉन्ट कुछ तो छोटा हुआ तभी तो होगा। में बेसिकली क्या होता है कि दोनों हर जो कैरेक्टर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है और फॉन्ट भी इतना ही कम होता है कि उसको उसके अंदर एडजस्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट विच कैन अकोमोडेट इन दिस सेल, यही बात वहां होता है, ठीक है। अपने आप कैसे होगा? एक्सेल का साइज नहीं, अच्छा सवाल किए हो। देखो हम लोग सेल का साइज पढ़ेंगे तो बताएंगे तुमको। कुछ नहीं करना है, तुम किसी ऐसा सेल को लो और यहाँ सेल में आ जाओ फॉर्मेट में, ठीक है, और रो का हाइट, तो हाइट पूरे से तो रो का हाइट क्लिक करो। ये बाय डिफॉल्ट जो यूनिट है उस यूनिट में 15 है, उस यूनिट में 15 है। अगर तुम बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ जाएगा। अगर मान लो हम 25 कर देते हैं तो ये हमारा रो का साइज हाइट बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह से हर कॉलम का भी साइज है जो उसके अपने 8.43 है। बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ये मिनिमम है बाय डिफॉल्ट, जो है मिनिमम नहीं है, बाय डिफॉल्ट है। हम घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। मान लो हमको किसी हम बना रहे हैं और उसमें हमको जेंडर लेना है एम और एफ, तो काहे के लिए 8.43 लेंगे, ठीक है, वो हमारा 5 में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और कुछ आज के क्लास में यही तक हम लोग देखें, हम लोग याद रखना हम लोग अलाइनमेंट देखे थे। हाँ, बड़ा वाला सेल, ठीक है। अब देखो पहला वाला जो सेल था, पहला वाला मतलब जिसको मर्ज और सेंटर किए हैं उससे सबसे पहला मतलब लेफ्ट साइड का अपर वाला, लेफ्ट साइड का अपर वाला जो है उसी सेल के नाम से सारा मर्ज हो जाएगा। और मर्ज में एक बात और याद रखना कि अगर दो सेल को मर्ज कर रहे हो और दोनों सेल में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, दोनों सेल में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब हम C1 में कोई टेक्स्ट लिखे और D1 में कुछ टेक्स्ट लिखे और C और D1 को दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर रहे हैं, तो दोनों सेलेक्ट का दोनों जब मर्ज होगा तो दोनों C1 होगा, तो D1 तो रहेगा ही नहीं, तो D1 का टेक्स्ट कहां जाएगा? D1 का टेक्स्ट मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हाँ, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो हम लिखते हैं हेलो और इसमें लिखते हैं वर्ल्ड, ठीक है, और हम इस दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, इस दोनों को सेलेक्ट किए और यहाँ पे मर्ज कर दिए, तो द सिलेक्शन कंटेन्स मल्टीपल डेटा वैल्यूज, ठीक है, दो डेटा वैल्यूज है। मर्जिंग इनटू वन सेल विल कीप द अपर लेफ्ट डेटा, अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली, ठीक है। ओके करो, ओके करोगे तो देखो इससे फेलो बचा, इसीलिए कि ये हमारा H1 H9 सेल है ना, और ये जो वर्ड लिखे थे वो I9 में लिखे थे, I9 को ये हड़प लिया, I9 को ये हड़प लिया, तो आप जब हड़प लिया तो अपना नेम प्लेट लगा दिया वहां पे, तुम जाओ बाहर, ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके सर।